सो हेलो एंड वेलकम बैक टू नर्सिंग ऑफिसर टेल्स। कैसे आप लोग? आई होप आपकी प्रिपरेशन 9 से 10 के लिए बहुत अच्छी चल रही होगी। आज की हमारी गायनी सीरीज में यानी ओबीजी की सीरीज में हम एक नहीं दो सिंड्रोम के बारे में डिस्कस करेंगे। द फर्स्ट वन इज सीहान सिंड्रोम। गायनी में दो सिंड्रोम हम आज डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन इज सीहान सिंड्रोम एंड सेकेंड वन इज एशरमान सिंड्रोम। पहले हम पढ़ेंगे सीहान सिंड्रोम के बारे में, ठीक है। एक पहले ये जो क्वेश्चन आता है ठीक है, क्वेश्चन से डिस्कस करेंगे कि हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। पेशेंट आती है आपके पास, पेशेंट आफ्टर डिलीवरी हैज पीपीएच। पेशेंट की नॉर्मल डिलीवरी हो रही थी और उसके बाद उसको पीपीएच हो गया, ठीक है। एंड मदर सेज कि या मतलब शी इज अनेबल टू ब्रेस्ट फीड हर बेबी, शी इज अनेबल टू ब्रेस्ट फीड हर बेबी। वो अपने बच्चे को फीडिंग नहीं करा पाई ड्यू टू क्या उसका मिल्क प्रोडक्शन नहीं हुआ या ड्यू टू सर्टेन एल्स कॉज, ठीक है। एंड हैज सेकेंडरी एमनोरिया। एमनोरिया मतलब जब मेंसुरेशन नहीं होता, एब्सेंस ऑफ मेंसुरेशन। ये सेकेंडरी वर्ड किस लिए? प्राइमरी एमनोरिया इज ड्यू टू प्रेगनेंसी एंड सेकेंडरी इज ड्यू टू सम डिजीज कंडीशंस, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन ये है, पेशेंट आफ्टर डिलीवरी हैज पीपीएच एंड शी इज अनेबल टू ब्रेस्ट फीड हर बेबी एंड शी इज हैविंग सेकेंडरी एमनोरिया। तो ये क्या केस हो सकता है? तो इसका आंसर होगा सीहान सिंड्रोम। इसका आंसर होगा सीहान सिंड्रोम। अब मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करती हूँ, ठीक है। कॉन्सेप्ट इसके पीछे ये है कि ड्यू टू पीपीएच ठीक है, पीपीएच हुआ एक फीमेल को लेबर के टाइम पे, जिसकी वजह से उसकी ब्लड सप्लाई, अब ब्लड लॉस हो रहा है, ठीक है, मदर शॉक में भी जाएगी और उसका ब्लड सप्लाई, अब आपको पता है कि हम एमनोरिया पे डिस्कस करेंगे मेन की एमनोरिया की वजह से वो ब्रेस्ट फीड नहीं करा पाई। डिक्रीज ब्लड सप्लाई टू एंटीरियर पिट्यूटरी, ठीक है, बॉडी से ब्लड लॉस हो गया, प्रॉपर पूरी बॉडी में ब्लड सर्कुलेट नहीं हो पा रहा है, उसकी एंटीरियर तो नहीं कह सकते, पिट्यूटरी ग्लैंड का ब्लड सप्लाई डिक्रीज हो गया, जिसकी वजह से हमारा नेक्रोसिस हुआ एंटीरियर पिट्यूटरी का, ठीक है। पोस्टीरियर पिट्यूटरी का नेक्रोसिस होने से भी इशू है, बट पोस्टीरियर पिट्यूटरी में क्या होता है, हार्मोन नहीं बनते, वहां से स्टोरिंग का है। तो हार्मोन तो हाइपोथैलेमस से बनते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी वाले, तो वो एक इशू नहीं है। इशू ये है कि अगर एंटीरियर पिट्यूटरी वाले हार्मोन्स में डिस्टर्बेंस होगा तो उसकी वजह से सर्टेन सिम्टम आएंगे, ठीक है। पहले पीपीएच की वजह से हमारा ब्लड सप्लाई कहाँ का कम हुआ? पिट्यूटरी ग्लैंड का। उसके बाद जिसकी वजह से नेक्रोसिस किसकी हुई? हमारी एंटीरियर पिट्यूटरी की हो गई, ठीक है। उसकी वजह से जो एंटीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन थे, ठीक है, एंटीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन क्या थे? वो कम हो गए, ठीक है, डिक्रीज हो गए। अब हमारा, आप बताइए कि पहले एंटीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन कौन कौन से हैं, ठीक है। पहला आता है हमारा ग्रोथ हार्मोन, एफएसएच, एलएच, टीएसएच, प्रोलैक्टिन, ठीक है। ग्रोथ हार्मोन, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन या प्रोलैक्टिन, ठीक है। ये सब हमारा एंटीरियर पिट्यूटरी बनाती है। अब क्या हुआ, जब नेक्रोसिस हो गया, हार्मोन इम्बैलेंस हो गया, तो एलएच और एफएसएच के कम होने की वजह से, एफएसएच और एलएच कम होने की वजह से क्या हुआ? सेकेंडरी एमनोरिया हो गया, ठीक है, जैसे क्वेश्चन में मेंशन था, ठीक है। अब ये प्रोलैक्टिन भी कम हुआ, इसकी वजह से क्या हो गया? फेलियर टू लैक्टेशन, लैक्टेशन में फेलियर हो गया, जैसे हमारे क्वेश्चन में बोला गया है। तो इसी कंडीशन को हम लोग बोलते हैं सीहान सिंड्रोम, ठीक है।
FSH LH कम होने की वजह से सेकेंडरी एमनोरिया हुआ, जैसे कि क्वेश्चन में मेंशन था। ठीक है, आपको ये सीहान सिंड्रोम आई होप क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम चलते हैं अपने एशरमान सिंड्रोम पे। ठीक है, एशरमान सिंड्रोम। एशरमान सिंड्रोम का मतलब क्या होता है, इसमें भी हम एक पहले क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, उसके रिलेटिव से हम समझेंगे। पेशेंट आफ्टर डिलीवरी, पेशेंट डिलीवरी हुई पेशेंट की, यानी फीमेल की डिलीवरी होती है, उसके बाद शी हैज डन डीएनसी। पेशेंट आफ्टर डिलीवरी सेज शी हैज डन डीएनसी and she has no period after DNC till now, and she has no periods after DNC till now। इस क्वेश्चन को समझते हैं। एक फीमेल की डिलीवरी होने के बाद वो कहती है कि उसके डिलीवरी के बाद उसका डायलेटेशन एंड क्यूरेटाज हुआ था। क्यों हुआ था? उसका सर्टेन रिटेन प्लेसेंटा के बिट्स रह गए होंगे या डिलीवरी के बाद डीएनसी हुआ। तो अब वो लेडी कंप्लेन करती है कि जब से डीएनसी हुआ है मुझे अभी तक मेंस्ट्रुएशन नहीं वापस आया। ठीक है, अब इसको कैसे समझेंगे? ठीक है, इसको समझते हैं। देखो, अब जब उसका डायलेटेशन एंड क्यूरेटाज हुआ था ना, उसका एक्सेसिव क्यूरेटाज की वजह से, एक्सेसिव क्यूरेटाज की वजह से एक रॉ सरफेस क्रिएट होता है यूट्रस की वॉल पे। मतलब नॉर्मली बोल रही हूँ, क्यूरेटाज जब हम डीएनसी करते हैं तो स्क्रैचिंग होती है, स्क्रैचिंग की वजह से यूट्राइन वॉल पे एक रफ सरफेस क्रिएट होता है। बट ड्यू टू एक्सेसिव क्यूरेटाज ये रफ सरफेस इतना ज्यादा क्रिएट हुआ कि यूट्रस की दोनों साइड की वॉल आपस में अडेयर कर गई। ठीक है, स्टिक हो गई। तो जिस अडेशन, इसी अडेशन की वजह से एमनोरिया हुआ फीमेल को। ठीक है, दिस adhesion cause एमनोरिया, एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन। ठीक है, एडेशन क्या करता है? एंडोमेट्रियम को शेड ऑफ नहीं होने देना। जब दोनों यूट्रस की वॉल आपस में स्टिक होगी तो एंडोमेट्रियम हमारी शेड ऑफ नहीं होगी, और शेड ऑफ नहीं होगी तो फीमेल को मेंस्ट्रुएशन नहीं होगा। ठीक है, डीएनसी हम कब करते हैं? जब रिटेन प्लेसेंटा फ्रेगमेंट्स रह जाते हैं। ठीक है, सो आपको एशरमान सिंड्रोम समझ में आया। कोई फीमेल का डिलीवरी के बाद डीएनसी हुआ, और डीएनसी हुआ क्यों था? क्योंकि उसको सेकेंडरी पीपीएच था, और सेकेंडरी पीपीएच का कॉज क्या होता है? रिटेन प्लेसेंटा। इसकी वजह से उसका डीएनसी हुआ था। बट ड्यू टू एक्सेसिव डीएनसी यानी क्यूरेटाज, जो उसकी यूट्राइन वॉल थी दोनों आपस में स्टिक हो गई। अडेशन की वजह से एक्सेसिव अडेशन हुआ। ठीक है, और जिसकी वजह से मायोमेट्रियम उसकी शेड ऑफ नहीं हो पाई, सॉरी एंडोमेट्रियम उसकी शेड ऑफ नहीं हो पाई, जिसकी वजह से क्या हुआ? मेंस्ट्रुएशन नहीं हुए। तो इसी को हम बोलते हैं एशरमान सिंड्रोम। ठीक है, आई होप ये दोनों सिंड्रोम आपको क्लियर हो गए होंगे। हम नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही एक कोई अलग से कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल के लिए थैंक यू।